हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के एक अगले एपिसोड के संदर्भ में, यानी सितंबर 2022 में वे कौन सी खास खबरें थी कला एवं संस्कृति के लिहाज से, जिनके संदर्भ में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर बहुत अधिक विस्तार में चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि आपने इन सब्जेक्ट को ठीक तरीके से पढ़ लिया होगा। तो करंट अफेयर के लिहाज से कौन सी खबर थी जो चर्चा में थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खबरों को। हमारी पहली खबर है भारत में आयुर्वेद। दरअसल उस समय क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे गए थे जिसमें जो व्यक्ति है वे कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप को, और आयुर्वेद को सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा था इन सभी चीजों से लड़ने के संदर्भ में। और भारत सरकार ने आयुर्वेद को प्रमोट करने की भी बात कही थी बीते कुछ समय में कोरोना महामारी के बाद, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी नकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आते हैं या शारीरिक किसी भी प्रकार की हानि सामने नहीं आती है। इसलिए आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर कई कदम उठाए थे। इस वजह से भारत में आयुर्वेद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया था। भारत में आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा है जो भारत में कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से चली आ रही है, जिसमें यदि हम बात करें तो लगभग 3000 वर्षों से यह प्रचलन में रही है। भारत में बहुत पुराने ऐसे ऋषि और महर्षि रहे हैं जिन्होंने शल्य चिकित्सा के माध्यम से, अपनी कई प्रकार की चिकित्साओं के माध्यम से, आध्यात्मिक कई ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शारीरिक बीमारियों को ठीक किया है और कई ऐसे निदान संभव हो सके हैं इसके माध्यम से, जो आपने देखा। क्योंकि आयुर्वेद के बारे में हम क्या समझते हैं कि ये लंबे समय में ठीक करने वाला एक क्या है, उपचार है। तो इसलिए आयुर्वेद को फिर से भारत सरकार ने प्रमोट करने की बात कही थी, इसलिए आयुर्वेद एक बार फिर से चर्चा में है। इसने लाखों भारतीयों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा किया है, तो भारत सरकार ने इसे प्रमोट करने की बात कही। अब बात करें यदि हम आयुर्वेद के संदर्भ में, तो दरअसल आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति आयु और वेद से हुई है। यहां बात करें हम आयु के संदर्भ में कि आयु का अर्थ क्या होता है, तो आयु का अर्थ है जीवन, वहीं वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान, यानी जीवन का विज्ञान या जीवन का ज्ञान, इसी को कहा जाता है आयुर्वेद। तो पूरे जीवन, हम जीवन को अगर सूक्ष्म शब्द में लें तो लें एक व्यक्ति के शरीर के संदर्भ में, एक व्यक्ति के शरीर उसकी सभी क्रियाओं के संदर्भ में, वो कैसे बेहतर तरीके से अपनी शारीरिक क्रियाओं को कर पाता है और वह लंबे समय तक इस जीवन को जी पाता है, इसी संदर्भ में जो सबसे बेहतर उपाय है वही माना जाता है आयुर्वेद, ताकि उसके शरीर को स्वस्थ यहाँ पर बनाए रखा जा सके। किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके उपचार के बारे में भी आयुर्वेद बात करता है, यानी पहले निवारक के बारे में भी आयुर्वेद बात करता है और उसके उपचार के बारे में भी आयुर्वेद बात करता है। यदि हम बात करें कि अभी हमने चर्चा भी कर ली, आयुर्वेद का अर्थ क्या है, जीवन का विज्ञान। दरअसल आयुर्वेद केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सभी जीवित चीजों, मानव और गैर मानव हेतु भी लाभकारी है। कैसे? क्योंकि इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे इनके 3 प्रकारों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो एक होता है नर आयुर्वेद, जिसमें मानव की बात की जाती है। दूसरा होता है सत्व आयुर्वेद, पशु पक्षियों के बारे में भी इसमें बात की जाती है, उनके निदान, उनसे संबंधित जो रोग हैं उनके निदान के बारे में बात की जाती है। और तीसरा है वृक्ष आयुर्वेद। तो यदि हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। दरअसल नर आयुर्वेद मानव जीवन से संबंधित आयुर्वेद के बारे में बात करता है, मानव जीवन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके निवारक की बात करता है, उनके निदान की बात करता है, उनके उपचार की बात करता है। वही सत्य आयुर्वेद की बात करें तो यह पशु जीवन और उनके रोगों से निपटने के संदर्भ में बात करता है, इसलिए इसे सत्व आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें वृक्ष आयुर्वेद के संदर्भ में, तो आप नाम से ही स्पष्ट हो गया है किसके बारे में बात चल रही है, पौधों के संदर्भ में बात चल रही है। तो पौधों के जीवन, उनके विकास और उनके रोगों से निपटने के संदर्भ में जिस आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है वृक्ष आयुर्वेद। देखिए नई नई स्टडीज निकलकर सामने आ रही हैं पौधों के संदर्भ में, जैसे पौधे रोते भी हैं, उन्हें वे महसूस भी करते हैं और वे सांस भी लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितने हजार वर्ष पहले से ही पौधों के संदर्भ में इतनी बेहतरीन जानकारी रख रहा है, और हम आयुर्वेद में पौधों के जीवन, उनके विकास और उनके रोगों से संबंधित निपटने की बात कितने हजार वर्षों से करते आ रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद को आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि ये बहुत बेहतरीन विधि है मानव जीवन के संदर्भ में, पशु पक्षियों के संदर्भ में और वृक्षों के संदर्भ में। अब यदि हम बात करें आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो यह न केवल चिकित्सा की एक प्रणाली है बल्कि पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए
जीवन का एक तरीका है, क्योंकि आयुर्वेद में शामिल किया जाता है कि आप जीवन में कि आप पूरी दैनिक दिनचर्या में कौन कौन सी चीजें आपको करना है, आपको अपने आसपास कैसे सफाई रखनी है, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, किन चीजों का सेवन करना है, किन चीजों का सेवन नहीं करना है। यानी आपके जीवन जीने का एक तरीका, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया हो गया है आयुर्वेद। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि यह न केवल चिकित्सा प्रणाली है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है, कैसा सकारात्मक स्वास्थ्य को लिए हुए, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो पॉजिटिव हो, आपके आसपास का जो ऑरा है वह भी पॉजिटिव हो। भारतीय चिकित्सा परिषद, दरअसल भारत में आयुर्वेद के लिहाज से यदि कोई संस्था कार्य कर रही है तो अभी जो कार्य कर रही है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद तो चिकित्सा के सभी वर्गों के बारे में बात करती है, लेकिन आयुर्वेद और यूनानी जैसी चिकित्साओं को भी शामिल किया है जिसने, उसका नाम है भारतीय चिकित्सा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसने भारत में जो चिकित्सा से संबंधित जितनी भी योग्यताएं हैं उन सभी के बारे में बात करता है। और अभी हाल ही में आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध सहित पारंपरिक अभ्यास के विभिन्न रूपों को इसने मान्यता प्रदान कर दी है और इसने कहा है कि इन्हें भी चिकित्सा के लिहाज से अपनाने की जरूरत है और इन्हें हमें अपनाना चाहिए। ये तो हमने बात की आयुर्वेद के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य हैं महत्वपूर्ण हैं, इनसे जुड़े कुछ और तथ्य हैं जिसमें ध्यान रखिएगा। हमने अभी चर्चा भी की थी कि आयुर्वेद निवारक और उपचारात्मक दोनों ही पहलुओं पर बात करता है, दोनों ही तरीके से कैसे आप स्वस्थ रहें, आपका जो स्वास्थ्य है वह सकारात्मक रहे, इसकी बात यह करता है। निवारक की बात करें तो निवारक में शामिल है, निवारक घटकों में शामिल है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता की आवश्यकता। इसको यह सख्ती से लागू करने की बात करता है, यानी जो लोग आयुर्वेद का पालन करते हैं वे एक तो स्वयं यानी उस व्यक्ति के शरीर की स्वच्छता की बात करता है और आसपास की सामाजिक स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में भी बात करता है, जिसमें विवरण के तौर पर क्या कहता है, ये कहता है व्यक्ति अपने आप को भी स्वच्छ रखे, अपने आसपास की जलवायु को भी स्वच्छ रखे, अपने आसपास जो भी चीजें हैं, जल है, वायु है, आसपास का जो भी क्षेत्र है, आपका आसपास का पर्यावरण है, उन सभी को यानी पर्यावरणीय जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें पीने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए साफ वायु या साफ हवा की आवश्यकता होती है और नॉइस फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो इन सभी के लिहाज से बात करता है निवारक, क्योंकि आपको ये सारी चीजें भविष्य में हो सकता है जब ये चीजें खराब हो तो आपके शरीर को यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं और कई बीमारियों को जन्म दे सकती हैं, जिसका परिणाम अभी हम देख भी रहे हैं कि यदि जल स्वच्छ नहीं है तो हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, हवा स्वच्छ नहीं है तो कई बीमारियां हो जाती हैं। इस संदर्भ में निवारक यानी पहले से ही आप कैसे अपनी बीमारियों से निपट सकते हैं, बच सकते हैं, इसके लिए बात करता है क्या कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता रखना जरूरी है व्यक्ति के लिए। तो आयुर्वेद इस संदर्भ में भी बात करता है और उपचारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करता है, जैसे कैसे यदि आपको बीमारी हो गई है तो वह हर्बल औषधियों, फिजियोथेरेपी और आहार के उपयोग के माध्यम से आपको सही करने की कोशिश करता है। तो आपको यहाँ पर दोनों पहलू इसमें शामिल किए गए हैं, निवारक और उपचारात्मक। उपचार के माध्यम से या अपनी कौन कौन सी प्रणालियों के माध्यम से आपको फिर वह ठीक करता है। प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए निवारक और चिकित्सकीय उपायों को अनुकूलित करता है। दरअसल आयुर्वेद यह बात कहता है कि हर व्यक्ति के शरीर की अपनी आवश्यकताएं अलग है, किसी किस प्रकार की चिकित्सा की जरूरत है, किसका जो उसका स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है कैसा है, कुछ का बातिल होता है, कुछ का शीत मतलब आपको जल्दी ठंड लग जाती है। तो इसी तरीके से आपके शरीर के जो निवारक जो भी आपकी जरूरतें हैं और आपके जो चिकित्सकीय उपाय हैं, इन दोनों को पहले अनुकूलित करने की कोशिश करता है, उसी के बाद फिर ये आपका निदान करता है। जबकि हम देखते हैं कि जब हम अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं या हम एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमें नहीं पता होता कि आपको किस चीज से एलर्जी है, जबकि आयुर्वेद में पहले देखा जाता है कि आपको किस चीज से एलर्जी, उस हिसाब से फिर आपको चीजें या दवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। सामान्यतः निवारक, यदि आप निवारक तरीके के आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद है। ये तो हमने देखा भारत में आयुर्वेद के संदर्भ में। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है होयसल मंदिर। दरअसल सितंबर 2022 में होयसल मंदिर काफी चर्चा में रहे हैं, इस लिहाज से मंदिर निर्माण की शैली भी महत्वपूर्ण हो जाती है और यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में भी ये आता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मंदिर निर्माण की शैलियां, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में लगभग सवाल हर साल फ्रेम भी किया जाता है। अब यदि हम बात करें होयसल मंदिर के संदर्भ में तो सितंबर 2022 में कर्नाटक के होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की भारत सरकार ने पेशकश की थी और भारत सरकार चाह रही है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में होयसल मंदिरों को शामिल किया जाए, इनका जो एक समूह है उन्हें शामिल किया जाए। होयसल जो शासक हैं उन्होंने ही मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसलिए से होयसल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ मंदिर हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
कर्नाटक का होयसल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, होयसल मंदिर है, जो किससे संबंधित है, भगवान शिव को समर्पित किया गया है। जिसके निर्माण की बात करें, यदि इस मंदिर के निर्माण की बात करें पर्टिकुलर, तो इसका निर्माण कराया था राजा विष्णुवर्धन की एक अधिकारी जिनका नाम था केतुमल्ला सेट्टी। इसने इसका निर्माण करवाया था और भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा कहां पर है, कर्नाटक में। इसके अलावा यदि ग्रुप ऑफ मंदिरों की बात करें कि इसमें ग्रुप ऑफ टेम्पल्स या मंदिर कितने हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो इस पूरे क्षेत्र में फेमस है और चर्चा में भी रहे हैं। जिसमें पहला है बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर, कहीं कहीं ये चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसे केशव का मंदिर भी कहते हैं। तो यह मंदिर है जो कि काफी फेमस है। कहां पर है, बेलूर में है। ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम इसे बनाने की जो शुरुआत की गई थी लगभग 1117 ईस्वी में इसे की गई थी। बाद में ऐसा माना जाता है कि इसे तीन वंशों ने मिलकर बनाया था, यानी और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में चूंकि उस समय युद्ध भी बहुत हो रहे थे तो कई बार इसे क्षतिग्रस्त भी किया गया। इसकी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 साल से भी अधिक समय लगा था इस मंदिर के पूर्णतः ही बेहतरीन तरीके से निर्माण में। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब बात करें हलेबीड के केदारेश्वर मंदिर के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ये भी काफी फेमस मंदिर है। इसके अलावा होयसलेश्वर मंदिर, यह भी काफी फेमस मंदिर है, जो होयसल मंदिरों की जो हमारी सूची है इसके अंतर्गत आते हैं। सोमनाथ का केशव मंदिर, यह भी काफी उत्कृष्ट मंदिर है जिसे जाना जाता है। कहां पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जो होयसल शासक थे नरसिंह तृतीय, उनके सेनापति थे सोमनाथ दंडनायक, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो मंदिर हैं ये सभी मंदिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्रों, मूर्तियों और इन्हीं से उत्कृष्ट जो भी स्थापत्य कला है इनका यह उदाहरण पेश करते हैं। यदि बात करें केदारेश्वर मंदिर के संदर्भ में, तो दरअसल केदारेश्वर मंदिर हेलेबीड गांव में स्थित है। कहां पर है, कर्नाटक में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, होयसल काल के राजा वीराबल्ला द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, केदारेश्वर मंदिर इसका नाम है। अब यदि बात करें हम केदारेश्वर मंदिर के ही संदर्भ में, तो वीराबल्ला द्वितीय ने अपनी रानी केतला देवी के लिए 1173 से 1228 ईस्वी के अंतर्गत इसे बनवाया था। ये तो हमने बात कर ली होयसलेश्वर या ये तो हमने बात कर ली होयसल मंदिर के संदर्भ में या होयसल मंदिर के संदर्भ में कौन कौन से मंदिर हैं जो महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे जो होयसल वास्तुकला है उनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। तभी तो इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची है इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है, क्योंकि अपनी ये खास विशेषताएं रखते हैं। कुछ प्राचीन समय में इनका निर्माण करवाया गया था। इनकी खास विशेषताओं की बात करें तो ये 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच विकसित एक वास्तुकला शैली है जिसे क्या कहा जाता है, होयसल वास्तुकला शैली, जो किस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी, सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, किस शासन काल के दौरान यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। होयसल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक फली फूली थी। ज्यादातर इन मंदिरों का निर्माण कहां पर हुआ है, दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में ज्यादातर मंदिरों का निर्माण हुआ है। ज्यादातर मंदिर यहीं तक केंद्रित है। ये मंदिर हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं। यानी हाइब्रिड का मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बेसर शैली मतलब नागर प्लस द्रविड़ दोनों ही शैली का मिक्सचर। तो बेसर शैली से बनाए हुए हैं ये मंदिर। इन शैलियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए इसे हाइब्रिड शैली भी कहा जाता है। और अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ शैली में बनी है और ना ही पूरी तरीके से नागर शैली में बनाया गया है। बेसर शैली से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब बात करें यदि हम मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में, तो अभी हमने चर्चा की मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें नागर शैली के बारे में। दरअसल इसका नाम नागर शैली क्यों पड़ा, नागर यानी यहाँ पर नागर शब्द लिया गया नगर से। इस शैली से निर्मित जो मंदिर है इनका निर्माण पहले नगर में किया जाता था, इसलिए इनका इस शैली का नाम क्या पड़ गया, नागर शैली पड़ गया। अब इन मंदिरों का विस्तार कहां से कहां तक है, तो इन मंदिरों का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक है। विंध्य पर्वत कहाँ का क्षेत्र है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करें तो यह मध्य प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ है विंध्य पर्वत क्षेत्र, यानी यह हिमालय से लेकर
विंध्य पर्वतक जो क्षेत्र है उसी के बीच में शैली प्रचलित है। और यहीं पर जो मंदिर शैली का इस्तेमाल किया जाता है, मंदिरों के निर्माण में जिन शैली का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है नागर शैली। इन मंदिरों को, ये शैली को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने यहाँ पर बनाया था। और यहाँ पर जितने ही यानी 8 से 13 शताब्दी के बीच में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था इन शासकों के द्वारा, लेकिन बात चल रही है किसके संदर्भ में? उत्तर भारत के संदर्भ में। उत्तर भारत में इसी शैली के जरिए इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों की खास विशेषता क्या है कि इसमें समतल छत, जो छत होती है वह समतल होती है और उठते हुए शिखर की प्रधानता है। ऐसे उठते हुए शिखर की प्रधानता है समतल छत के साथ। और इसमें अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी इसे ही कहा जाता है। यानी जो अनुप्रस्थिका है और जो उत्थापन है इसी क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थिका और उत्थापन समन्वय। ये देखिए, ये नागर शैली से निर्मित मंदिर है। तो आप देख सकते हैं मंदिरों की खास विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, यदि हम इस शैली के संदर्भ में अन्य बात करें तो ये मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, चतुष्कोणीय संदर्भ में ये बात कही जा रही है। किसके बारे में? नागर शैली के बारे में। और इन शैली से निर्मित जो मंदिर हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यानी यदि आप बात करें पश्चिम भारत के संदर्भ में, उत्तर भारत में ही पश्चिमी क्षेत्र के संदर्भ में, और उत्तर भारत में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में, उत्तर भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में, तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ओडिशा में इन्हें कलिंग शैली के नाम से जाना जाता है मंदिरों को, गुजरात में इन्हें लाट शैली के नाम से जाना जाता है, और हिमालय क्षेत्र में इन्हें पर्वतीय शैली के नाम से जाना जाता है। यानी कहीं भी नागर शैली के मंदिर आपको ओडिशा में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कलिंग शैली से निर्मित मंदिर। और यदि हिमालय में मिलते हैं तो पर्वतीय शैली से निर्मित मंदिर, और यदि गुजरात में मिलेंगे तो उन्हें कह दिया जाएगा लाट शैली से निर्मित मंदिर। अब बढ़ते हैं हम अगली शैली के संदर्भ में और बात करेंगे द्रविड़ शैली के बारे में कि द्रविड़ शैली के मंदिर कौन से हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी और खास विशेषता है इसका गोपुरम। गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाता है जहां से जो व्यक्ति है वहां एंटर करते हैं। इनकी खास विशेषता है। द्रविड़ शैली के बारे में बात करें तो इसका विस्तारित क्षेत्र है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ तक जो भी मंदिर निर्मित हुए हैं उस समय उन्हें द्रविड़ शैली के मंदिर कहे जाते हैं। किस शताब्दी में इनकी शुरुआत मानी जाती है? 8वीं शताब्दी में इन मंदिरों के निर्माण की शुरुआत की जाती है, यह शुरुआत मानी जाती है। और ये सुदूर दक्षिण में भारत में दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। यदि बात करें इन मंदिरों की खास विशेषताओं के संदर्भ में तो ये मंदिर बहुमंजिला होते हैं। यानी इनमें देखिए कई मंजिल के ये मंदिर निर्मित होते हैं। और इसमें कुछ खास संरचनाएं होती हैं, जैसे प्राकार यानी चार दीवारी। देखिए जो चार दीवारी है, जिस तरीके से इसको ढक दिया जाता है चार दीवारी खींच के, उसे ही कहा जाता है चार दीवारी, जो कि द्रविड़ शैली की खास विशेषता है। ध्यान रखिएगा, इसमें गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाता है, ये भी द्रविड़ शैली की खास विशेषता है। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, ये इसके गर्भगृह यानी जहां भगवान विराज करते हैं, या आप कहें कि जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। पिरामिड नुमा संरचना, देखिए ये जो शिखर है, शिखर यहाँ पर पिरामिड नुमा होता है। नागर शैली के मंदिर में ध्यान रखिएगा कि इसमें आमलक होता है, ये एक ऊपर शिखर में, और आमलक के ऊपर यहाँ पर ये कलश स्थापित किया जाता है, जबकि द्रविड़ शैली में देखिए ऐसा नहीं है ना। तो ये मंदिरों की जो संरचना है, बनावट है, ये अलग अलग है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोलकाल में इसने अपनी ऊंचाइयां हासिल की, यानी चोलकाल में सबसे ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध मंदिर हुए द्रविड़ शैली के मंदिर। और विजयनगर काल के बाद ये ह्रासमान हो गए, यानी फिर इनकी धीरे धीरे शैली के जो मंदिर है उनका निर्माण होना बंद हो गए, लेकिन फिर भी चलता रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया, ये खास विशेषता है द्रविड़ शैली और चोल काल के संदर्भ में, इस तथ्य को भी याद रखिएगा। अगली शैली है बेसर शैली। बेसर शैली के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिक्स या मिश्रण है, और ऐसी ही शैली को कहा जाता है बेसर शैली। तो नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है बेसर शैली के मंदिर। ये मंदिर विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक बनाए गए। अभी हमने क्या बात की? हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक, फिर बात की हमने कृष्णा नदी से नीचे कन्याकुमारी तक। अब हमने बात की बेसर शैली के संदर्भ में, यानी बीच में विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसी ही शैली से निर्मित मंदिर वहां पर क्या कहलाती है? शैली को बेसर शैली कहते हैं। इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है।
इसके आकार की बात करें तो आधार से शिखर तक यह गोलाकार या अर्ध गोलाकार होते हैं। देखिए ये है बेसर शैली के मंदिर, आधार से शिखर तक अर्ध गोलाकार। ये है नागर शैली के मंदिर और ये है द्रविड़ शैली के मंदिर। ध्यान से देखिएगा, विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार, देखिए कितना बड़ा प्रवेश द्वार है, यहाँ बहुत छोटा सा प्रवेश द्वार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा तीनों शैलियों के मंदिर के संदर्भ में। उदाहरण की बात करें बेसर शैली के संदर्भ में तो वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम भी है और बीच में भी बनाया गया है, तो उसी तरीके से बनाया गया है कि गोपुरम यानी जो इसका प्रवेश द्वार है काफी बड़ा है, जिसमें द्रविड़ शैली की विशेषता है, और शेष चीजें उसमें क्या है, नागर शैली वाली है। और ऐसे ही मंदिर को क्या कह दिया जाता है, बेसर शैली के मंदिर। तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है आदि शंकराचार्य। सितंबर 2022 में खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके जन्मभूमि पर यहाँ पर दौरे के लिए जाते हैं। इस वजह से यह खबर उस समय काफी चर्चा में थी। यदि श्री आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म 11 मई 788 ईस्वी के दौरान माना जाता है। कहाँ पर हुआ था, कोच्चि में। यहाँ पर दक्षिण भारत के किस राज्य में हुआ था, केरल में इनका जन्म हुआ था। यदि स्थान आता है कि जन्म स्थान कौन सा था तो नाम याद रखिएगा, कलाड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में इन्होंने समाधि ले ली थी और इन्होंने इतनी कम उम्र में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भ्रमण भी कर लिया था। आप इस बात को समझिए कि पूरे भारत में भ्रमण इन्होंने किया है, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने शुरुआत की थी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किस लिहाज से, क्योंकि उस समय लोग बौद्ध धर्म को बहुत अपना रहे थे और बौद्ध धर्म की शुरुआत ही हुई थी। तो बौद्ध धर्म के विरोध में आप कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। और इनकी समाधि के बारे में हमने बात की, कैसे 33 वर्ष की आयु में ही इन्होंने समाधि ले ली थी और ये शिव के बहुत बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़े दर्शन की भी बात कही जिसका नाम है अद्वैतवाद। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को भी यहाँ पर प्रतिपादित किया है। इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने बड़े बड़े साहसिक कार्य किए हैं, इसलिए ये आपकी परीक्षा के लिहाज से जरूरी भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने इनकी जन्मभूमि का दौरा किया था। संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां लिखी हैं, जैसे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, इन पर उन्होंने कई टिप्पणियां भी लिखी हैं। तो इतनी कम उम्र में इन्होंने लिखा भी है, अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण भी किया है और उत्तर से दक्षिण भारत तक पूरा इन्होंने नाप भी लिया है। तो हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जब बौद्ध धर्म को लोकप्रियता प्राप्त हो रही थी तब इन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर कही थी और कई ग्रंथों की भी रचना की थी। इनसे संबंधित कुछ खास प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो कि ब्रह्म सूत्र पर एक टिप्पणी है। भज गोविंदा स्तोत्र, ये भी काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निर्वाण शातकम, यह भी, और प्राकरण ग्रंथ, ये चारों ग्रंथ से संबंधित है, इनके नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें है श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। ये 4 मठों की इन्होंने ही स्थापना की थी। इतनी कम उम्र में ये सब करके चले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो ग्रंथ है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया था, उसका नाम है अद्वैत वेदांत। अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो को समाप्त करके एक की बात इन्होंने कही, और एक भी कौन है, ब्रह्म। तो उन्होंने क्या कहा, अद्वैत वेदांतियों के अनुसार जो इनका क्या है, एक सिद्धांत है जिसके बारे में उन्होंने कहा, तो इसके अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को ब्रह्म कहते हैं। एक मौलिक सिद्धांत, उस समय उपनिषद वेद सभी चर्चा में थे, तो उपनिषद का एक जो मौलिक सिद्धांत है वो उसे इन्होंने स्वीकार किया, क्या कि वह अद्वैत है, एक है, जिसे इन्होंने क्या कहा, ब्रह्म, जो सभी चीजों की वास्तविकता है। यानी यहाँ पर संपूर्ण जगत, माया, इन सभी को छोड़कर जो सबसे प्रमुख है उसे उन्होंने ब्रह्म कहा है, और वही इस पूरी दुनिया, इस जगत की वास्तविकता है। इस बात को आदि शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया है। किस चीज में स्वीकार किया है, अद्वैत वेदांत में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा चित्तनवासल। दरअसल चित्तनवासल सितंबर 2022 में काफी चर्चा में रही है। यह एक प्रकार का क्षेत्र है या एक प्रकार की गुफा है। इस गुफा ने जैन धर्म का संरक्षण किया है। आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म के विकास में इस गुफा का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दरअसल चित्तनवासल गुफा अधिकांश कला पर्यटकों द्वारा क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गई थी और नष्ट कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक जाते हैं घूमने, तो यहाँ पर उन्होंने इनके कई क्षेत्र हैं, कई खंड हैं जिनको क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसके कुछ हिस्से में संरक्षण की बात कही, जांच के जो उपकरण है उनको लगाने की बात कही है, CCTV कैमरे को लगाने की बात कही है, ताकि
पर्यटकों द्वारा इसका यहाँ पर इनका क्षति ना पहुंचाई जा सके और इसके संरक्षण के लिहाज से इसकी जो वॉल हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पुरानी हैं, कई शताब्दियों पहले की हैं, तो इनकी जो नक्काशी है इनको व्यवस्थित किया जा सके। इसमें जो जैन तीर्थंकर देखिए आप, इनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्तता से बचाया जा सके, इस लिहाज से एएसआई ने इनके संरक्षण के उपाय के बारे में बात कही थी। इस वजह से ये जो तित्तनवासल की गुफा है, तित्तनवासल की गुफा है, यह चर्चा में आ गई थी। इस गुफा के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका इतिहास रहा है, जिसने जैन धर्म के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तित्तनवासल गुफा तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, राज्य भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कहाँ, तमिलनाडु में। इसे मुख्य रूप से चट्टान में ही काटकर बनाया गया है और चट्टान में काटकर इसमें क्या बनाया गया है, जैन मंदिर। ध्यान रखिएगा, इसमें चट्टान में काटकर इसमें एक जैन मंदिर बनवाया गया है, जो कब बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है कि 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। इसलिए अब यहाँ पर तित्तनवासल गुफा के अतिरिक्त जैन धर्म भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैन धर्म से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि उन पर भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।